हेलो एवरीवन। आज है अ, आज है 23 नवंबर। तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है ये देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो डे आफ्टर यूएस कोर्ट रैप, अडानी एनर्जी के जो फर्म थे, वो स्टॉक थे, वो काफी सिंक हुए हैं। सिंक मतलब कम होना, नीचे जाना, सिंक डूबना। ठीक है। बिगेस्ट सिंगल डे रैली फॉर स्टॉक मार्केट इन ओवर 5 मंथ, 5 मंथ में सबसे ज्यादा। ठीक है। जो बीएससी सेंसेक्स है वो 2.5% से वो बढ़ा है। लेकिन जो अडानी के शेयर हैं उसमें क्या हुए हैं, कम हुए हैं। वो उनको अरेस्ट वारंट हो गया था ना, कुछ इशू हो रहा है। तो ये है। आगे चलते हैं। बाकू टॉक। बाकू बाकू किसकी कैपिटल है? अजरबैजान की। ये आपको पता होना चाहिए, अजरबैजान की कैपिटल बाकू है। तो रन इनटू ओवर टाइम अमिड रो ओवर क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर बड़ा ही टसल चल रहा है। तो जो जितने दिन की चलनी चाहिए थी, एंड फ्राइडे को होनी चाहिए थी, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। ड्राफ्ट करने के लिए एग्रीमेंट, क्योंकि अभी सबकी सहमति नहीं बनी है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऑफर कर रही हैं नॉट मोर देन 250 बिलियन बाय 2035। कह रहे हैं कि जो नो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है ना, उनके लिए जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के लिए, जो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए 250 बिलियन हम 2035 तक ही दे पाएंगे। ठीक है। जबकि जरूरत कितने की? एटलीस्ट 700 बिलियन की जरूरत है भाई, और दे कितने रहे हैं? सिर्फ 250 बिलियन। तो ये तो बड़ा इशू है। तो अगर ऐसा कमिटमेंट नहीं हुआ तो ये कोई फायदा नहीं होगा फिर इस समिट का। तो यहाँ पे काफी यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो भी आए हुए हैं, अजरबैजान बाकू। ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने GRAP 4 के जो कब्स हैं उसके ऊपर बोला है कि फ्राइडे को रिलैक्स करेंगे GRAP, ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है। तो AI पावर्ड नोवा स्टूडेंट्स एज ए टीचर हेल्प की स्टूडेंट्स की। तो ये AI की टीचर हैं। ये देखो स्टूडेंट्स कैसे इनसे हैंड शेक कर रहे हैं। ठीक है। तो AI आगे आगे आने वाले टाइम में सब कुछ करेगा AI। तो बड़ा ही मजा आने वाला है आगे आगे। देखो आगे चलते हैं। अब इंडिया और यूएस के रिलेशन देख लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि इंडिया यूएस का चला ही हुआ है तो एक बार रिवाइजन कर ही लेते हैं। ठीक है। तो इंडिया यूएस के कोल्ड वॉर एरा, स्टार्टिंग में कोल्ड वॉर एरा था। कोल्ड वॉर एरा कब तक था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1945 से लेके, और कब तक कोल्ड वॉर एरा रहा? 1992 के आसपास तक, जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ। ठीक है। तो कोल्ड वॉर एरा में इंडिया किसका पार्ट था? नैम का, नॉन अलाइन मूवमेंट का। और यूएसए की अलाइनमेंट किसके साथ थी? पाकिस्तान के साथ। यूएसए पाकिस्तान के साथ होता था पहले, यूएसए। ठीक है। और इंडिया का टिल्टेशन किसकी तरफ था? इंडिया सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन की तरफ। इंडिया का टिल्टेशन सोवियत यूनियन की तरफ था। तो यूएसए का जो सेवंथ फ्लीट डिप्लॉयमेंट 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश की जब वॉर चल रही थी ना, इंडिया भी उसमें हो गया था इन्वॉल्व। तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी एक टाइप से, तो यूएसए ने पाकिस्तान की तरफ से अपना वो भेज दिया था। ठीक है। तो यानी कि स्टार्टिंग में हमारे अच्छे रिलेशन नहीं थे। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एलपीजी की हमने पॉलिसी अपनाई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया यूएसए के क्लोज होता चला गया। क्या क्लोज? काफी पास में। और काफी शेयर्ड इंटरेस्ट एंड टेक्नोलॉजी में, काउंटर टेररिज्म में। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में देख लेते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस में हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट, जैसे लमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और क्या है? कोम कासा, कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये आईआर में बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये यूएसए के साथ हमने कर रखे हैं। मेजर डिफेंस पार्टनर है यूएसए इंडिया का। टेक्नोलॉजी तक ट्रांसफर करता है मिलिट्री को। ठीक है। उसके बाद क्वाड और इंडिया, क्वाड का मेंबर है। क्वाड के बाकी मेंबर कौन कौन है? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चार क्वाड के मेंबर हैं, ध्यान रखना। ठीक है। तो क्वाड का भी यूएसए मेंबर है। तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक ओशन जो है, जो इंडो पैसिफिक ओशियन है, मान लो ये इंडियन ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है इधर, तो ये फ्री एंड ओपन कैसे रहेगा? दिस वन। तो ये इसके लिए क्वाड बना था। तो रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है।
उसके बाद इकोनॉमिक रिलेशन में क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यूएसए है जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बाइलेटरल ट्रेड 191 बिलियन है 2023 में, इससे भी ज्यादा चले जाएगा। लेकिन डिस्प्यूट है हमारा डब्ल्यूटीओ में, डिसएग्रीमेंट है, टैरिफ जो लगा देता है यूएसए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीकल्चर सब्सिडीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद इंडिया यूएसए ट्रेड पॉलिसी फोरम है, इंडो यूएस ईओ फोरम है। ठीक है, हमने फोरम बना रखे हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉरपोरेशन है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, सेमीकंडक्टर, आईसीईटी, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन पे हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेसी इंडिया भी है यूएसए भी है, ह्यूमन राइट यूएसए में भी है इंडिया में भी है। ठीक है, प्लूरलिज्म की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ दोनों में है, डेमोक्रेसी है। डाइवर्जेंस है हालांकि कुछ चीजों में, जैसे ह्यूमन राइट पे यूएसए इशू उठाता रहता है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट का वायलेंस हो रहा है, ये हो रहा है, तो थोड़ा सा इसमें हमारा डाइवर्जेंस भी। मल्टीलेटरलिज्म को हम प्रमोट करते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस को हम दोनों प्रमोट करते हैं। इंडिया यूएसए कोलेबरेट करता है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, यूएन आदि एटसेट्रा। ठीक है, बट डिफरेंस भी है, लाइक यूएनएससी की रिफॉर्म और क्लाइमेट फाइनेंस में इंडिया चाहता है कि मतलब इंडिया करे। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट पावर, इंडिया डायस्पोरा काफी ज्यादा है यूएसए में, तो 4.5 मिलियन मेंबर इंडियन डायस्पोरा के कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया काफी ज्यादा रिमिटेंस भेजते हैं, एडवोकेसी, कल्चरल एक्सचेंज होता है, वहां के लोगों की बातें हम सीखते हैं, यहाँ से वो सीखते हैं, तो पीपल टू पीपल टाई होती है। ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है, पढ़े लिखे लोग यूएसए पैसे दे देता है, वो वहां चले जाते हैं, साइंटिफिक नासा में है इंडिया के बहुत सारे, तो इंडियन अमेरिकन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। सॉफ्ट पावर में जो है फुल ब्राइट नेहरू, तो शेयर्ड कल्चर इनिशिएटिव है, एकेडमिक एक्सचेंज है, जैसे फुल ब्राइट नेहरू प्रोग्राम, कोलेबरेशन इन स्पेस, नासा इसरो, निसार प्रोग्राम, नासा इसरो स्पेस साइंटिफिक, तो जो ये निसार प्रोग्राम है नासा और इसरो का, काफी इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक अपर्चर। ठीक है, चैलेंजेस क्या है रिलेशनशिप में हमारे में, जियो पोलिटिकल डाइवर्जेंस। ठीक है, यूएसए सैंक्शन लगा रखे यूएसए ने काट्सा के तहत ईरान और रसिया पे, अफेक्ट इंडियाज एनर्जी एंड डिफेंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को, क्योंकि हमें ईरान से तेल मंगवाना पड़ता है, यूएसए ने काट्सा के तहत सैंक्शन लगा रखे हैं, अगर हम उससे मंगवाएंगे तो हमारे ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे, तो ये तो बड़ा इशू हो गया। इंडिया इंडिपेंडेंस स्टांस ऑन रसिया यूक्रेन वॉर, इंडिया ने रशिया से बहुत सारा ऑयल मंगवाया, तो यूएसए को प्रॉब्लम होगी कि क्यों खरीद रहे हो इनसे, आप तो डायरेक्ट वॉर को फंडिंग कर रहे हो। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद यूएसए रिस्ट्रिक्शन, वीजा पॉलिसी, H1B वीजा इशू, कंसर्न इंडिया डाटा लोकलाइजेशन ला। ठीक है, ह्यूमन राइट एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, यूएसए क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया डोमेस्टिक पॉलिसी, कश्मीर और रिलीजियस फ्रीडम की बोलता है कि माइनॉरिटी को राइट नहीं है, यूएसए वाले बोलते हैं इंडिया को। ठीक है, अमर्जिंग एरिया ऑफ कोऑपरेशन, एरिया कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी पे हम दोनों काम कर रहे हैं। यूएस इंडिया क्लाइमेट एनर्जी क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030, पार्टनरशिप फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बताओ कब बना था ये, कौन सी समिट में, कमेंट में बताना। हेल्थ एंड पैंडेमिक रिस्पांस, इंडिया यूएसए ने मिलकर कोविड 19 को काउंटर किया, इंडिया ने बहुत सारी वैक्सीन भी भेजी। क्वाड की वैक्सीन इनिशिएटिव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नासा इसरो कोलैबोरेशन है स्पेस में। अर्टमीज अकॉर्ड का इंडिया भी एक मेंबर बन गया, बताओ अर्टमीज अकॉर्ड किससे रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी बनाया मेंबर। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और क्या है, रियलिज्म। देखो रियलिज्म क्या होता है सॉरी, रियलिज्म, रियलिज्म होता है कि जो वर्ल्ड है वो मतलब कि किसके, मतलब वॉर के बेस पे ही वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश की जा सकती है, बस अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बताऊं तो। ठीक है, ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस अगेंस्ट चाइना, चाइना रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इसलिए दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो अब चाइना का भी दुश्मन यूएसए, इंडिया का भी दुश्मन, सॉरी चाइना यूएसए का दुश्मन चाइना, इंडिया का भी दुश्मन चाइना है, तो सेम। लिबरलिज्म, दुश्मन मतलब एनिमी, लिबरलिज्म, दोनों लिबरल है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, मल्टीलेटरलिज्म है, इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। ठीक है, लास्ट 10 ईयर में क्या क्या हुआ है, मोदी ओबामा एरा, 2014 में ओबामा थे। ठीक है, न्यू लीडरशिप आई है। उसके बाद मेजर डिफेंस लिमोवा हुआ है साइन, एक तो देखो। ठीक है, उसके बाद इंडो पैसिफिक में ट्रंप मोदी एरा में भी काफी काम हुए हैं। ठीक है, ओपन इंडो पैसिफिक पे बात हुई है। उसके बाद डिफेंस और ट्रेड में कॉम का सा कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 2018 में। 2019 में 2+2 डायलॉग हुआ है, डिफेंस मिनिस्ट्री प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर
दो, ये मिनिस्ट्री उनकी दो इन्हीं मिनिस्ट्री से बात करती हैं। 230 का एब्रोगेशन हुआ, तो यूएसए के कंसर्न, यूएसए ने कंसर्न दिखाया। कोविड 19 क्वाड का रिसर्जेंस हुआ, पेंडेमिक में कोऑपरेशन किया, क्वाड की मीटिंग हुई, बाइडन मोदी का एरा फिर से आया। क्लाइमेट चेंज पे हमने बातें की कि बाइडन है ना, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो वो क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करते हैं। और ट्रम्प भाई साहब बोलते हैं कि ट्रम्प अंकल तो ये बोलते हैं कि देखो देखो क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं है, बस अपना काम करते रहो। बड़े बिजनेसमैन आदमी है वो। ठीक है, तो अभी भी क्लाइमेट चेंज पे इशू आएगा, ये आर्टिकल भी आया हुआ था। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो इशू चला ही आया, वो हमने बात ही कर ली। इकोनॉमिक और स्ट्रेटजी 20 मीटिंग हुई बाइडेन मोदी की। ठीक है, चैलेंजेस हैं काफी। तो ये सारी चीजें हैं। अब COP 29 जो है कहाँ हुई है, अजरबैजान बाकू में। वहां क्या क्या हुआ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट फाइनेंस एंड लॉस एंड डैमेज। ठीक है, जो COP 28 में लॉस एंड डैमेज फंड बनाया था, उसको सपोर्ट करने के लिए बात हुई है। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जाएगी। अभी वो खत्म नहीं हुई है COP 29, याद रखना, सहमति नहीं बनी। करना क्या है, ग्लोबल स्टॉक टेक और क्लाइमेट एक्शन। कि ग्लोबल स्टॉक टेक जो है क्लाइमेट मतलब कि किसने कितना एक्शन लिया है अपने अपने एनडीसी पे। एनडीसी आपको पता होना चाहिए, मैंने डिटेल में बताया था। नेशनल डेटरमाइन कंट्रीब्यूशन 2015 में अलग अलग डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन ने अपने अपने टारगेट बनाए थे और उनको कितना पूरा किया 2025 में, ये बात बतानी है। एडेप्टेशन फाइनेंस एंड गोल, कितना एडेप्टेशन करना है हम, एडिप्टेशन फाइनेंशियल गैप कितना है। ठीक है, करंटली 187 है, मतलब वो अभी बात भी हुई थी, न्यूज में भी आया था। कार्बन मार्केट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे हमें काम करना है। उसके बाद COP 28, अभी तो ये तो अजरबैजान, अब यूपीएससी, यूपीएससी बड़ा तेज दिमाग, 2 कदम आगे चलता है हमसे। तो दुबई में COP 28 हुई थी, वहां की इनिशिएटिव भी पूछ सकता है, तो एक बार मेजर मेजर देख ही लेते हैं। ग्लोबल स्टॉक टेक COP 28 में, ग्लोबल स्टॉक टेक कि हमें 1.5 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन, लॉस एंड डैमेज फंड वहीं पे क्रिएट किया गया था, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, जो मतलब जो ये मान लो आइलैंड्स के आसपास की कंट्री हैं, आइलैंड्स वाली कंट्री है, उनका क्या हाल हो रहा है, ये मतलब उनके लिए फंड दिया जाएगा, ग्लोबल एडेप्टेशन गोल। ठीक है, और मीथेन एमिशन रिडक्शन, इंडिया मीथेन ग्रुप का पार्ट नहीं था, क्यों नहीं था मुझे बताओ। नेक्स्ट है, थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और एनवायरनमेंट तो हमें पता ही है कितना ज्यादा यूज होता है एनवायरनमेंट का। प्रीलिम्स में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना जरूरी है। और मेंस में भी, GS 3 में भी और एथिक्स में भी आप हर जगह इन्वायरमेंट को लिख सकते हो एज ए सॉल्यूशन बेस पे। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो है कहाँ, यूएनएफसीसी की ही एक मीट हुई थी। क्योटो जापान में 1997 में अडॉप्ट हुआ था और फोर्स में आया था 2005 में। ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। की फीचर क्या है, बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट। जो रिडक्शन टारगेट है वो बाइंडिंग है। क्या इसका फर्स्ट कमिटमेंट कब से कब तक था, 2008 से 2012 तक, और फिर 2012 से 2020 तक। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जो प्रोटोकॉल लीगली बाउंड है डेवलप्ड कंट्री, एनेक्सर डिवाइड किए गए कि एनेक्सर 1 में ये कंट्री, एनेक्सर 2 में ये, एनेक्सर 3 में रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैस को 5.2% बिलो 1990 लेवल, इस लेवल से। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेवलप्ड को तो दे दी। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से 2012 तक का पीरियड था कमिटमेंट। डेवलपिंग कंट्री को मैंडेटरी टारगेट नहीं दिए गए, क्योंकि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR, ये कीवर्ड, ऐसे ऐसे कीवर्ड आपको यूज करने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे यूज करने हैं। मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म पे मतलब कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इमिशन ट्रेडिंग, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, ये सारी आपको खुद पढ़नी है एनवायरमेंट की टर्म है। मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। ये मत सोचना कि यहाँ एक एक चीज बताऊंगा, मैं आपका सिर्फ हल्का हल्का रिवीजन कराऊंगा। सीबीआई ने फाइल किया नीट स्कैम। नीट स्कैम क्या है, नीट एक ऑल इंडिया बेस पे एग्जाम है। तो ये एक फेडरलिज्म का इशू है, मैं बता देता हूँ जब भी आपको पॉइंट लिखना है GS 2 में, फेडरलिज्म। क्योंकि नीट तो एक पूरा पेपर है। ठीक है, जब पूरा एग्जाम है तो स्टेट के पास तो कोई राइट ही नहीं लगा। तो फेडरल ये कई इशू हैं, जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो गए, वो भी फेडरल इशू है। उसके बाद जैसे अलग अलग टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गए, वो भी फेडरल इशू है। तो ये सारे फेडरल इशू हैं। ठीक है, अब चलते हैं अंडरस्टैंडिंग द क्लाइम चेंजिंग फाइनेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वोइलेंस। जो वोइलेंस हो रही है ना, इसके ऊपर कोई स्टडी हुई है, तो जो राइटर M. K. नारायण, जो IB के फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर थे, इंडिया के NS से थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, गवर्नर भी हैं वेस्ट बंगाल के फॉर्मर। तो उन्होंने क्या लिखा है कि जो ये यूक्रेन रसिया
का वॉर हो रहा है, इजराइल पैलेस्तीन का वॉर हो रहा है, जो ये चेंज हो रहा है एक्सट्रीम, इसके क्या रीजन है, इसमें क्या बोला गया। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो इन्होंने क्या लिखा है, दिस स्टडी नो आउट हैव स्पेशल रिलेवेंस फॉर यूएस, यूएस के लिए ये बड़ी स्टडी है, एक स्टडी हुई है। तो ए आर एन डी रैंड स्टडी पब्लिश हुई है कपल ऑफ ईयर एगो यूनाइटेड स्टेट में अंडर प्रेफर्ड हेडलाइन चेंजिंग फेस ऑफ फेट डोमेस्टिक एक्सट्रीमिस्ट वॉयलेंस, जो है इंपॉर्टेंट चेंज जो है टेकिंग प्लेस हो रहे हैं डोमेस्टिक टेररिज्म में और वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री जो है वो क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है। इंडिया में देखो, इंडिया में भी बड़ी डोमेस्टिक वायलेंस हुई थी। ठीक है, कम्युनिस्ट जो मूवमेंट थे वो बहुत ज्यादा, तहबागा मूवमेंट बंगाल में जो हुआ था उसमें काफी हुई थी। कम्युनिस्ट अपराइजिंग तेलंगाना मूवमेंट 1946 के आसपास हुई थी ये। ठीक है, तहबागा का मतलब क्या है, वन वन थर्ड, और उन्होंने डिमांड की थी टू थर्ड। ठीक है, अब रिवीजन खुद से कर लेना, मैंने हिंट दे दिया। रिवॉल्यूशन स्पार्क हुई तो कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का तो क्या ही था, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट का कि हमें क्या है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है और जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास ने वॉयलेंस को सपोर्ट किया था कार्ल मार्क्स ने, वॉयलेंस से। तो वो वॉयलेंस आज तक इंडिया में नक्सलिज्म, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन सब में आज तक हम देख रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, उसने तो, उन्होंने, उनका बोलने का कॉन्टेक्स्ट दूसरा था और लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहुत सारे जो यूथ है उनको। ठीक है, तो जो वर्ल्ड है रिवॉल्यूशनरी आइडिया पे आ चुका है दोबारा से। ठीक है, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको काउंटर करने के लिए राइट विंग जो आइडियोलॉजी है वो अपने आप में क्या बन चुकी है, एक एक अट्रैक्शन बन चुकी है। ठीक है, जैसे जर्मनी में जो है जीनोफोबिक जो हुआ, जीनोफोबिया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने पोलराइज कर दिया कंट्री को, फ्रांस में भी अनसर्टेन फ्यूचर है। ठीक है, यही सारी बातें यूरोप में भी ये सब हो रहा है। ठीक है, तो all of this has implication for much of the world. India include radicalization of mainstreaming right idea across Europe will have an impact for country of the globe. It would entail effect a shift from dealing with left-wing extremism threat to many new kind of threat, right extremist variety. पहले तो लेफ्ट विंग था, हमने देखे इतने सारे एग्जांपल, अब राइट विंग का खतरा हो जाएगा। डोमेस्टिक ओवर नेशनलाइजेशन, नेशन के बेस पे पॉलिटिक्स, ये सारी राइट विंग आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो द वर्ल्ड ऑल्सो कैन नॉट ओवरलुक और इग्नोर इट्स डेट विद डेस्टिनी ईयर 2001 अनलीजिंग द लार्जेस्ट मोबिलाइजेशन ऑफ राइट विंग जिहादिस्ट। अब जो अफगानिस्तान में है वो राइट विंग ही तो है। 2001 में अटैक हुआ था ना यूएसए पे, इन द वेस्ट रिसेंट टाइम इट अपेंडेड एन अनप्रेसिडेंटेड फ्रैक्चर्ड थ्रेट टू द वेस्ट। वेस्ट पे जो हुआ था, फिर कोविड 19 पेंडेमिक आया, उसमें जो ग्लोबलाइजेशन था उसमें पता चला कि सेल्फ डिपेंडेंट कितना जरूरी है। ठीक है, इस्लामिक जो स्टेट का राइज है वो, ठीक है, कास्ट शैडो करता है टेरिटरी अक्रॉस द इंटायर वेस्ट एशिया एंड एक्सटेंड इस टेनेकल अदर रीजन एज वेल। तो ये भी एक इशू है। तो जिहादिस्ट जो पॉलिसी है, क्रिमिनल एक्टिविटी, टेररिस्ट जो एक्टिविटी है, ये सारी एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज बनी हुई है पूरे वर्ल्ड के लिए। फोकस है लैंड ऑर्डर एजेंसी, तो अगर हम उसको देख रहे हैं तो डायमेंशन अलग अलग बढ़ रहे हैं, राइट विंग टेररिज्म, लेफ्ट विंग टेररिज्म। ठीक है, तो प्रोटेस्ट जो होते थे साउथ ऑफ द अगेंस्ट एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट इन क्रैकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, बोथ ऑफ विच वर टर्म्ड एज प्रो राइट विंग पार्टी मुस्लिम बॉडीज। तो इनको वो कर दिया गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट में। तो अनयूजुअल नहीं है ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं। ठीक है, तो काफी ग्रोइंग कंसर्न है, डायमेंशन है इंडिया में, राइट विंग जो टेररिस्ट है उसकी बात हो रही है। और मतलब कि अब मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा। इट इज ऑफन सेड दैट नेसेसरी टू ब्रेक एन एग टू मेक एन ऑमलेट, ऑमलेट बनाना है तो एग को तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो ग्रोइंग कंसर्न अक्रॉस द वर्ल्ड अबाउट राइट विंग एंड इस्लामिक मिलिटेंसी डिड कॉल फॉर एडॉप्शन ऑफ सर्टेन हार्श मेजर, कुछ ना कुछ हार्श मेजर लेने पड़ेंगे। हैंडल विद केयर, सिक्योरिटी इज नॉट ए जीरो सम गेम, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, जीरो सम गेम नहीं है। एटर्नल विजिलेंस इज द, कहाँ गया, बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये तो, प्राइस ऑफ लिबर्टी। तो दिस इज द मैसेज दैट, ये आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, दिस इज द मैसेज that is sought and sent out in the context on both growing right-wing extremist militancy and yet to be extinguished left-wing extremist violent activities.
तो काफी इम्पोर्टेंट है, और ऑथर ही काफी मतलब जाने माने ऑथर हैं ये, और काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं। यूएसए के साथ जो हुआ, डोमेस्टिक प्रोब करनी चाहिए इस आर्टिकल में बोला गया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पुअर्टी और क्लाइमेट मस्ट बी टैकल्ड। अब ना क्लाइमेट और हंगर पे ना, हंगर पे एक अलायंस बनी है ब्राजील में। ब्राजील में हुआ है ना G20 का अभी मीट जो हुई है लेटेस्ट, ठीक है। तो ब्राजील प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने पुअर्टी स्कोर्स दैट सेम्स, देखो ये ऐसे ऐसे ना आप वहां लिख देना, कॉल्ड पुअर्टी स्कोर्स दैट सेम ह्यूमैनिटी। अब ये पुअर्टी का क्वेश्चन आ गया और ये बात लिख दी तो आपके एक नंबर तो ऐसे ही आ गया। आस्किंग द गैदर्ड नेशन टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी सच एज सुपर रिच को टैक्स करो 2%, वेल्थ टैक्स टैक्स लगाओ, ठीक है, जनरेट मोर देन 200 बिलियन इन रिवेन्यू, G20 डिक्लेरेशन बट शॉर्ट ऑफ दैट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंडरलाइन की प्रॉब्लम, ठीक है, ग्लोबल साउथ की, और मतलब ये वही G20 की बातें हो रही है। तो रशिया यूक्रेन वॉर पे भी बात हुई, इसराइल गाजा वॉर पे भी बात हुई, ठीक है, डीप कंसर्न दिखाया ह्यूमैनिटेरियन, तो वही बात है, ठीक है। डेमोक्रेटाइजिंग एआई नीड ए रेडिकली डिफरेंट अप्रोच। डेमोक्रेटाइजिंग एआई, ये बड़ा कीवर्ड ही यही है आंसर में, एआई से रिलेटेड कीवर्ड है डेमोक्रेटाइजिंग, ठीक है, इसी को कंक्लूजन में लिख दो, ठीक है। उसके बाद दी ग्रोइंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बिग टेक कंपनी एक कंसर्न। अब देखो बड़ी बड़ी कंपनियां वो तो बस एक कुछ ही मतलब वो करेंगी, कुछ ही कंट्री के लिए काम करेंगी, बाकी सबके लिए तो डेमोक्रेटाइजेशन तो नहीं हुआ। तो जो बैकवर्ड कंट्री है टेक्नोलॉजी में, ग्लोबल साउथ की डेवलपिंग कंट्री बेचारे जिन्होंने डेवलपमेंट भी नहीं किया, ठीक है, अब वो वही सारा फायदा उठा जाएंगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहीं पे डेवलप होगा, ठीक है। तो द शिफ्ट टुवर्ड्स डीप लर्निंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एआई हैज मीन दैट कॉमर्स फर्म particularly big tech now dominate AI. Academia has diminishing role. Industry player now have more academic publication and citation and shaping the direction of AI research. एआई में इतना ज्यादा हम अंदर जा चुके हैं कि हमें ये भी नहीं पता कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, चीजों को, ठीक है। तो अब जो ये डोमिनेशन हो रहा है इनका इंडस्ट्रीज का, तो ये मतलब अलग डायरेक्शन भी ले सकते हैं। Prioritizing a theory of change, we need a radically different approach to AI development that does not aim to compete or replicate big tech model but change the rule of game altogether. हमें अब ग्लोबल गवर्नेंस के गेम तो एआई को लेके बने ही नहीं। बिग डाटा, लार्जर इज बेटर, इमेजिनेशन ऑफ हाई, तो उसको हमें जो गेम है रूल के वो चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। इन दिस मॉडल डोमेन एक्सपर्टी लिव्ड एक्सपीरियंस गाइड एआई डेवलपमेंट रेदर देन स्टैटिकल पैटर्न ऑफ बिग डाटा। तो हिस्ट्रिकली सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मेडिसिन, तो जो ये हुआ है, तो अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वी नीड टू चेंज आवर कोर्स अर्जेंटली, वी कैन नॉट do that as long as we viewing big data and deep learning as the holy grail. On this current path we only increase our dependence on big tech. बिग टेक्नोलॉजी पे, बिग जो कंपनीज है उन पे हमने अपनी डिपेंडेंस इतनी बढ़ा दी। अगर गूगल गूगल खत्म हो जाए तो क्या सोचो बताओ, अगर गूगल अपना सर्च इंजन बंद कर दे। रिसेंटली साइंड ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट इज ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक, ठीक है, करंट पैराडिगम, ठीक है। While it makes all right noises about democratizing AI, it ultimately falls back into the same trap of if country build a large enough data set and give access to computational power, we will magically be able to achieve the sustainable development goal, address big tech monopoly. बिग टेक मोनोपोली को हम एड्रेस करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर सकते हैं, ये बोला है इन्होंने, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये तो। न्यू क्रिमिनल लॉ नीड टू बी गिवन ए चांस से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो न्यू क्रिमिनल है, क्रिमिनल जो लॉ है उनको एक चांस देने की जरूरत है। अभी तो वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। सॉरी गाइस, सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स ए वेलफेयर नॉट ए डिक्टोरियल डोगमा, सीजीआई। सोशलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। Socialism here means that there should be equal opportunity to all. It never prevent the private sector from thriving here. प्राइवेट को थोड़े ना हम मना कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, प्राइवेट वाले भी काम सकते हैं, पब्लिक वाले भी, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और कौन सी होता है, ये तो है लिबरल पर्सपेक्टिव, मैं बता देता हूँ आपको पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से। एक होती है सब्सटेंटिव इक्वलिटी, सब्सटेंटिव इक्वलिटी, लास्ट के टाइम पे इक्वल कर दो सभी को, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, एज पर यूर नीड, कार्ल मार्क्स ने बोला था जो। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी इन्होंने जो बोला है। इंडिया यूएस टाई है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, व्हाइट हाउस ने बोला है, ठीक है। तो हमारे जो रिलेशन है खराब नहीं हुए हैं।
ग्राफ 4 कर्ब्स में कोर्ट ने लैप्सेज मिली है काफी ज्यादा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जो सर्विस सेक्टर है वो काफी स्किलिंग अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। पीएमआई सैगनल फ्लैश है तो एक्टिविटी और ज्यादा बूम करेंगी। ठीक है, 50 से ऊपर है तो। उसके बाद इसराइल ने स्ट्राइक कर दिया गाजा पे। आफ्टर आईसीसी इशू अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतान्याहू। नेतान्याहू कौन है? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल। ठीक है, तो इस तरह से गाइज हमने आज का न्यूज़पेपर देखा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट। मैं सुबह जल्दी लेके आने की कोशिश करूंगा और ज्यादा। अभी आज 1 बजा है, तो यानी कि 1 PM पे आज हुआ है, तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट अराउंड अराउंड 9 to 10 AM। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए। और ये जो बैकवर्ड लिंकेज है ना, वो आपको बहुत काम आएगा, बस जब काम आएगा तब बता। थैंक यू गाइस। टेलीग्राम चैनल इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।